अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट मुसलसल जवाल का शिकार है। कोई एक फॉर्मेट की बात नहीं है, वो T20 क्रिकेट हो, ODI क्रिकेट हो या टेस्ट मैच क्रिकेट हो, पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो बद से बदतर होती जा रही है। पिछले कुछ मैचेस जो पाकिस्तान ने T20 फॉर्मेट में खेले, वहां हमने देखा कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में मायूसकुन कारकर्दगी दिखाई। USA जैसी नई टीम से हारे, उससे पहले आयरलैंड में जाके वहां पे T20 सीरीज हारे, जिम्बाब्वे से हार चुके हैं पिछले कुछ अरसे में, और न्यूजीलैंड की जो सी टीम पाकिस्तान आई थी, पाकिस्तान उनसे भी नहीं जीत सकी थी। इसलिए ये कहना गलत नहीं है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी जो है वो हर गुजरते अरसे के साथ खराब होती जा रही है। और अब पाकिस्तान जो है होम टेस्ट बांग्लादेश के खिलाफ भी हारा है। ये पहली मर्तबा है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान में शिकस्त दी है। 448 रन पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में बनाए थे। उसके बाद ये कहना कि पाकिस्तान यहां से मैच हार जाएगा, ये मुश्किल नजर आ रहा था। या तो ये पाकिस्तान मैच जीत सकता था या एट वर्स्ट ये मैच ड्रॉ हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान आखिरी दिन 142 पे ऑल आउट हुआ और इसके बाद 10 विकेटों से पाकिस्तान बांग्लादेश के हाथों ये मैच हार चुका है। और पाकिस्तान के अगर पिछले 9 टेस्ट मैचेस किया जाए जो पाकिस्तान ने अपने होम ग्राउंड में खेले हैं, तो 9 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को जीत नसीब नहीं हुई है। 5 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है और 4 मैचेस पाकिस्तान ने अपने होम ग्राउंड में ड्रॉ किए हैं। जबकि बांग्लादेश की ये अवे यानी कि किसी मुखालिफ टीम के होम ग्राउंड पे सिर्फ 7वीं कामयाबी थी और पाकिस्तान में ये उनकी पहली कामयाबी थी। इससे पहले बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज में 2-2 मैचेस जीता है और न्यूजीलैंड और श्रीलंका में सिर्फ एक मैच जीता है। यानी कि बांग्लादेश का अपना होम ग्राउंड में रिकॉर्ड तो बेहतर है, लेकिन जब वो अवे खेलने जाते हैं, मुखालिफ टीम के होम ग्राउंड पे खेलने जाते हैं, तो वहां पे उनका रिकॉर्ड कोई खास नहीं है और ये सिर्फ उनकी 7वीं कामयाबी है। अब इस टेस्ट मैच से पहले ही सिलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तान की पिचेस के बारे में सबको पता है कि फ्लैट ट्रैक्स होते हैं, लेकिन फिर भी यह फैसला किया गया था कि पाकिस्तान अपने स्पेशलिस्ट स्पिनर अबरार अहमद को बिठा के 4 फास्ट बॉलर्स खिलाने के लिए जा रहा है। और वो भी ये टेस्ट मैच पहले कराची में होना था, जो कि फ्लैट पिचेस के हवाले से मशहूर है। डेनिस लिली जैसे बॉलर्स पाकिस्तान में आके कहते रहे हैं कि ये फास्ट बॉलर्स का ग्रेव यार्ड है, लेकिन फिर भी हमारी सिलेक्शन कमेटी और जो टीम है उसने ये फैसला किया कि हम स्पिनर के साथ नहीं, हम फास्ट बॉलर्स के साथ इस मैच में जाएंगे। और अबरार, जिसका रिकॉर्ड वैसे ही रावलपिंडी में बड़ा ज़बरदस्त है, 5 मैचेस में उन्होंने 40 विकेटें ली हैं, उनको इस मैच से ड्रॉप किया गया। और मज़े की बात यह कि वो इस वक्त इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं और बांग्लादेश ए साइड से खेल रहे हैं और एक इनिंग में उन्होंने 4 विकेटें भी हासिल की थी। तो ये सूरत हाल है। ऐसा लगता है कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान जो फैसले कर रहा है, चाहे वो टीम मैनेजमेंट के हवाले से हो, सिलेक्शन के हवाले से हो, उसमें उनको कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, क्या हुआ है मैच में और यहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट कैसे रिवाइव करे। और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अहमद शहजाद साहब, वर्ल्ड कप की मायूसी हुई, फिर टेस्ट क्रिकेट शुरू हुई, तो हमने सोचा शायद बांग्लादेश अगर पहले पाकिस्तान आ रही है तो यहाँ जीत के एक मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन पहली इनिंग में 450 तकरीबन रन बना लिए, फिर भी मैच हार गए। ये क्या हुआ है? आपने खुद ही अपने इंट्रो में सब कुछ बता दिया। सबसे पहले तो पिच गलत रीड किया, सारी लीडरशिप का फुकतान था, जिसमें कैप्टन इन्वॉल्व थे, कोचेस इन्वॉल्व थे, सीनियर प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, सब ने गलत पिच रीड किया। हालांकि हमें पता है कि जड़ों वाला घास यहाँ बड़ी मुश्किल से इस वेदर में मिलता है, फिर भी हमने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए। और शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उसमें वो बोल रहे हैं कि हम चाहते थे वर्कलोड शेयर हो जाए, 3 फास्ट बॉलर खिलाते तो वो बहुत एग्जॉस्ट हो जाते, गर्मी इतनी ज्यादा है कि हम चाहते थे चौथा भी खेले। और तो मुझे ये बताया जाए कि जब हम दुबई, अबू धाबी में क्रिकेट खेलते हैं, जहाँ तो गर्मी, जो इतनी गर्मी होती है कि सांस नहीं लिया जाता, वहां तो हम एक फास्ट बॉलर से जाते थे और जो है ना 3 स्पिनर खेल रहे होते थे। तो ये जस्टिफिकेशन वो क्या दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मैच हारना बड़ा मुश्किल होता है, लोग बातें करते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि ये हिस्टोरिक विन था बांग्लादेश का। जिंदगी में पहली दफा आके बांग्लादेश ने आपको टेस्ट मैच हराया और वो भी अपनी होम पे नहीं, आपके होम पे आके हराया। और उसके बाद आपकी स्टैंडिंग ये है कि आप टेस्ट क्रिकेट में 8वें नंबर पे टीम है, फिर भी आप गिले कर रहे हैं कि आपको कोई बातें ना करे। नहीं, मसला ये है कि ये सारी चीजें जो आपने अपने इंट्रो में कहा है कि जिस टीम में ग्रुपिंग थी, जिस टीम में सीनियर प्लेयर से पावर करना अच्छा था, एक दूसरे की गेम पे जो ना उंगलियां उठाई जा रही थी, पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेला जा रहा था, लोगों से वादा किया कि सर्जरी होगी, झूठ बोला गया, लोगों के जो इमोशंस थे, जज्बात थे, उनके साथ खेला गया। हमने ये सोचा था कि बांग्लादेश की सीरीज आएगी, रिलेटिवली थोड़ी सी इजी सीरीज होगी, हम यहाँ मैचेस जीतेंगे कि लोग चुप हो जाएंगे, लेकिन ये भी आपको उल्टा पड़ गया। ये कुदरत का असूल है, ये एक नया लो है जो पाकिस्तान ने हिट किया है
और जहां आपको डिसीजन लेने थे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पीसीबी, वो नहीं ले सका। अब मैं किसी ये नहीं बोलूंगा कि बॉलर्स ने क्या किया, बैट्समैन ने क्या किया, बाबर आजम की 14 इनिंगें हो गई हैं, वो किस तरह खेल रहे हैं, शाहीन अफरीदी 128 पे बॉलिंग कर रहे हैं, नहीं, ये कसूर पीसीबी का है कि जो डिसीजंस ऑन द कार्ड थे लेने वाले वर्ल्ड कप के बाद, जो आपने वादा किया था लेने वाले, इमाम डिमांड कर रही थी, आपने वो नहीं लिए। पीसीबी का कसूर है कि उन्होंने कोई प्लेयर डेवलप नहीं किया। अगर वो कहते हैं कि इस तरह के हमारे पास प्लेयर नहीं है कि बाबर आजम की टेस्ट में 14 इनिंग्स हो गई है जिसमें वो फ्लॉप है, 150 नहीं, उनको कोई रिप्लेस करने वाला नहीं है, तो पीसीबी ने क्या बनाया है? सही। चौथे नंबर पे रिचेस्ट बोर्ड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो ये क्या काम कर रहा है? सिर्फ हम अपनी अपनी क्या तनख्वाहों के लिए चल रहे हैं कि मुल्क के बारे में भी कोई सोच रहा है? अहमद, मुझे मौका दे, मैं आपसे इस पे मजीद बात भी करता हूं, लेकिन याहिया हुसैनी साहब मुझे जरा बताइए, मैं रीड करना चाह रहा हूं कि हमारी जो टीम मैनेजमेंट है, कप्तान है और जेसन गिलेस्पी जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट इतना खेल चुके हैं, उनको भी अगर आप कहें ना कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग करें तो वो भी शायद कहेंगे कि नहीं यार, बेहतर है मैं ना करूं, मैं किसी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में करूं। ये माइंडसेट क्या है कि 4 फास्ट बॉलर पाकिस्तानी विकेट्स पे आप खिलाएं? मतलब आखिरी मर्तबा ये कब हुआ होगा कि पाकिस्तानी पिचेस पे, चाहे वो पिंडी हो चाहे वो कराची हो, कोई टीम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ गई हो और विदाउट एनी स्पेशलिस्ट? शहजाद इकबाल साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं कि हम क्यों बात कर रहे हैं कि इस टेस्ट मैच में अबरार को होना चाहिए था। अबरार ने 6 टेस्ट मैचों में 38 आउट कर रखे हैं, और 38 में से जो 4 टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं उनमें उन्होंने 28 विकेटें पाकिस्तान में हासिल कर रखी हैं। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि उनको इस टीम में होना चाहिए था। बाबर आजम को हम बात इसलिए कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था टीम में कि इन 2 इनिंग को मिलाकर उनकी 14 इनिंग बगैर 50 की हो गई हैं। कामरान गुलाम को आपने रखा था डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर की हैसियत से, आपने उनको शाहीन में भेज दिया। सायम अयूब पूरे वर्ल्ड कप में नाकाम हुए, उससे पहले भी वो नाकाम हो रहे थे, आपने उनको एक और मौका दिया, और अबू हुरैरा जिन्होंने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा था, आपने उनको मौका नहीं दिया। इस टीम में नंबर 7 पर बैटिंग कर रहे हैं सलमान अली आगा। सलमान अली आगा प्रॉपर बैट्समैन है, बॉलर नहीं है। आप उनको खिला रहे हैं रिजवान से नीचे। फिर उसके बाद आपने इस टेस्ट मैच में जबरदस्ती शाहीन शाह अफरीदी को टीम में शामिल किया। उनके घर बच्चे की विलादत हो रही थी, उनका जहन उधर था और वो इधर बॉलिंग कर रहे थे। उनकी स्पीड को आप देखकर अंदाजा कर सकते हैं कि वो क्या बॉल डाल रहे थे। और आपने मीर हमजा, जो खेलते ही सिर्फ टेस्ट क्रिकेट हैं, और उन्होंने सिडनी टेस्ट मैच की पहली इनिंग में तो 1.5 घंटा बैटिंग की थी आमिर जमाल के साथ, और 43 बॉल पर 7 रन स्कोर किए थे। उनको आपने दूध में से मक्खी की तरह निकालकर टीम से बाहर कर दिया। अब आपका सवाल यह है कि आपने ये किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ 4 फास्ट बॉलर खिलाने का फैसला किया? देखिए, आपके आगे कुआं था और पीछे खाई थी। बांग्लादेश की टीम 3 विकेट कीपर लेकर आई है, टॉप क्लास स्पिनर लेकर आई है, और आपके पास जो एक वाहिद स्पिनर था, आपने उसको भी बाहर बैठा दिया क्योंकि आप डर रहे थे। आपने इस पिच के ऊपर घास छोड़ी, और ये वही पिच है जहां 2022 दिसंबर में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहली इनिंग में पाकिस्तान ने 500 रन किए, फिर भी पाकिस्तान को उन्होंने हरा दिया। और उस टेस्ट मैच की पहली इनिंग की पहले दिन इंग्लैंड ने 5 विकेट के ऊपर जो है 506 रन स्कोर किए थे, 4 सेंचुरियां बनी थी। ये पिंडी की वो पिच है जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने डीमेरिट पॉइंट दिए थे कि इतनी बैटिंग पैराडाइज पिच है। आप अपनी पिच को समझने में कामयाबी नहीं हो सके। आप सवाल कर रहे हैं टीम मैनेजमेंट का, तो टीम मैनेजमेंट में सैयद मोहसिन रजा नकवी ने सारे गोरे रख दिए। आपके ड्रेसिंग रूम में मैनेजमेंट में समझाने और बताने वाला कोई है नहीं। अब आपका सवाल होगा कि अजहर महमूद तो पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर है, तो भैया अजहर महमूद भी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है। और अब अजहर महमूद साहब जो है वो ये तौजी पेश कर रहे हैं कि जी आमिर जमाल अनफिट हो गए, इसलिए हमारा टीम का बैलेंस आउट हो गया। और भाई आमिर जमाल तो काउंटी क्रिकेट खेल के अनफिट हो गए थे। आपने मीर हमजा को बाहर बिठा दिया, आपने मोहम्मद अली को खिला दिया। ये जो मैं कुछ इसका स्टैट्स भी आपको रखूं अहमद शहजाद साहब, एक तो आज जो बांग्लादेश ने हमें 146 पे ऑल आउट किया, 7 विकेट्स स्पिनर्स ने लिए, और पाकिस्तान ने स्पेशलिस्ट स्पिनर तो नहीं खिलाया, लेकिन आगा सलमान से 41 ओवर करवाए और सायम अयूब और सऊद शकील से 9 ओवर करवाए, यानी कि हमने स्पिनर से 50 ओवर करवाए। 1/3 ओवर्स हमने स्पिनर से कराए। जब इतने ओवर्स करवाने थे स्पिनर से, तो फिर स्पेशलिस्ट ही खिला लेते स्पिनर। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी सर? बिल्कुल ऐसा ही है सर। ये तो ये चीजें आपको लीडर से पूछनी है। बाकी सपोर्ट स्टाफ आपको मशवरे जरूर देता है, लेकिन आपको एज अ कैप्टन अपनी टीम का खुद अंदाजा होना चाहिए कि आपने यहाँ पे क्या रिसोर्सेज यूज करने हैं। तो शान मसूद ने पहले तो जो डिक्लेरेशन किया है उस पर भी अब क्वेश्चन मार्क है कि क्या उन्होंने ये डिक्लेरेशन जल्दी कर दिया, बिकॉज डिक्लेयर करके आप जिस तरह बुरी तरह मैच हारे हैं, आपको बनता नहीं था फिर वहां पे इस बॉलिंग के साथ आपका डिक्लेयर करना। आपने जो कह रहे हैं 5वें दिन का, तो हमने एक वेरिएंट सोची नहीं थी, तो आपको सोचनी चाहिए थी। आपने क्यों नहीं सोची? किसने मना किया था आपको? आपने सारे जो अंदर डिसीजन लिया। अगर आपकी फास्ट बॉलिंग भी कह रही है कि पिच में कुछ नहीं था, देखिए ऐसी बात नहीं होती शहजाद भाई।
पिच में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ होता है। हमने अपने पास में ऐसे बॉलर्स देखे हैं कि बड़े डेड पिच पे वो अपनी पेस के साथ डिसीव करते हैं। अच्छा, सेकंड इनिंग प्लान में जो करते हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के विकेट लिए, 3 जो शुरू के विकेट है वो फास्ट बॉलर्स ने बड़े जल्दी गिरा दिए थे हमारे। तो सर वो प्लान करते हैं, वो आपको रिवर्स करते हैं, वो आपके वीक एरियाज पे बार बार हिट करते हैं। आप कैप्टनसी और लीडरशिप के साथ ऐसे डिसीजंस लेते हैं कि आप चीजों को टर्न अराउंड करते हैं। हमें बिल्कुल फ्लैट कैप्टनसी देखने को मिली। हमें बिल्कुल कोई भी अंदर ऐसी चीज नहीं मिली कि जिसपे इंसान कहे कि हाँ यार हम प्रोएक्टिव थे। और एमएच हमें साहब, सिर्फ बैटिंग एक के चीज साथ पे क्या गौर आप कहेंगे नजर आ आप? रहा है शहजाद साहब जी। कि हमें सिर्फ एक चीज पे गौर नजर आ रहा है कि हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे ज्यादा गौर है कि हम वहां पे इस तरह की बातें कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। जब हम ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो शायद हम ये भूल जाते हैं कि हम नंबर 8 की टीम है। जहां तक आप बैटिंग की बात कर रहे हैं, देखिए आपके सामने है आपका प्रीमियर बैट्समैन है बाबर आजम, जिसकी 14 इनिंग्स हो गई है बाबर आजम की और उसका एक भी 50 नहीं है। आईसीसी इवेंट्स के अंदर T20 के अंदर जो उनके स्टैट्स है वो आपके सामने है। मुझे नहीं याद पड़ता है कि हमारे जो अभी 2 ढाई 3 साल तक जब तक हम खेल रहे थे कि किसी की 14 इनिंग नीचे चले जाए और कोई 25-30 उनके 100 भी नहीं है कि इंसान कहे कि वो बहुत बड़े उनके स्टैट्स हैं। लेकिन एमएच उनके साहब, 8 ये जो है जिसमें से आज 3-4 नीचे हैं। आज जो कोलैप्स हुआ है उसमें आपको लगता है कि विकेट इतना ज्यादा जो है वो खराब हो चुका था कि स्पिनर्स वहां पे बहुत ज्यादा बॉल टर्न कर रहे थे, बॉल बैठ रहा था, ये वजह बनी है या फिर बैट शॉट सिलेक्शन और कोई प्रेशर में आ गई थी? नहीं, शॉर्ट सिलेक्शन है सर, प्रेशर में थे आप लोग। शॉर्ट सिलेक्शन आपकी अच्छी नहीं थी। आप लोगों के जो प्रीमियर प्लेयर्स हैं, देखिए मेरी बात सुने शहजाद भाई, नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर होता है क्योंकि वहां रिलेटिवली चीजें थोड़ी ऐसी से आसान हो जाती हैं। आप चाहते हैं कि आपके जो नंबर 4 नंबर 5 वाले बैट्समैन है मोर ऑफन द नेट वो आपको परफॉर्मेंस करके दें। और बाबर आजम से पिछले 14 इनिंगों में कोई एक भी 50 हुआ नहीं है। ये 14 इनिंगें बहुत होती हैं, हमारे दौर में 14 इनिंगें नहीं मिलती थी। तो अगर अभी भी आपने, और दूसरा ये भुगतान हो रहा है, फिर आप कहते हैं आपके पास मिडिल ऑर्डर नहीं है। तो मिडिल ऑर्डर जो बनते हैं वो टेस्ट क्रिकेट से बनते हैं, छोटी क्रिकेट से, T20 के प्लेयर से, मैचेस से नहीं बनेंगे। आप जो आपके जेन्युइन मिडिल ऑर्डर है, कामरान गुलाम वगैरह या दूसरे हैं, उनको ला के इस नंबर पे आप खिलाइए ताकि वो यहाँ पे आप उन्हें डेवलप करेंगे तो व्हाइट बॉल के अंदर भी वो आपको परफॉर्मेंस करके दे सकेंगे। क्योंकि बाबर आजम के पिछले 14 इनिंग से एक भी 50 नहीं है। सही है। एक तो जब भी कोई भी टीम याहिया हुसैनी 7 बैट्समैन के साथ जाती है, बैटर्स के साथ जाती है, तो कहा जाता है डिफेंसिव माइंडसेट है कि 7 तक अपनी बैटिंग है, लेकिन वो भी 7 नंबर के बैटिंग तक भी हमने आजमाया लेकिन हमें मैच नहीं बचा सके। अब इससे पहले मोहसिन नकवी साहब जो कि चेयरमैन है वो बार बार कहते रहे कि एक बड़ी सर्जरी होगी, तो जरा बताइएगा वर्ल्ड कप ऑनवर्ड जब ये बयान आया था उसके बाद से अब तक क्या बड़ी तब्दीली आई है, सिवाय जेसन गिलस्पी का ये पहला मैच था बतौर हेड कोच और वकार यूनुस साहब वापस आ गए सिस्टम में, और क्या बड़ी सर्जरी हुई अब तक? शहजाद इकबाल साहब, 1999 में आज से ठीक 25 साल पहले हम वसीम अकरम की क़यादत में आईसीसी वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से हारे थे और उसके बाद ये जख्म हमें लगा, एक शर्मनाक शिकस्त का हमको सामना करना पड़ा। और आप हैरान होंगे कि बांग्लादेश क्रिकेट के फॉर्मर कैप्टन ने अपनी टीम को इतनी जल्दी मुबारकबाद नहीं दी जितनी पहले उनको मुबारकबाद सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने दे दी, जितनी आपके शीर क्रिकेट बोर्ड वकार यूनुस साहब ने उनको मुबारकबाद दे दी। भाई शर्म का मुकाम है, आपको अपनी टीम को जो है वो पोस्टमार्टम करना चाहिए, आप उनको मुबारकबादें दे रहे हैं। अब आप मोहसिन रजा नकवी साहब के मामला को देख लीजिए, जब से इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टेक ओवर किया हमारी क्रिकेट तो नीचे ही जा रही है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने, हम होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड से मैच खेल रहे थे और उनके 9 प्लेयर आईपीएल खेल रहे थे, हम उनसे T20 सीरीज नहीं जीत सके। हम डबलिन में जाके आयरलैंड से T20 मैच हार गए, हम इंग्लैंड से जाके वहां वनडे सीरीज T20 सीरीज। सॉरी कथा कलामी की माजरत चाहता हूं याहिया हुसैनी साहब, वसीम अकरम ने मुबारकबाद दी थी 1999 में बांग्लादेश जीती थी, वो इसलिए दी थी क्योंकि बांग्लादेश की एक नई टीम थी उस वक्त, तो उन्होंने एक खुशी का इजहार कर दिया चलो आप जीते हो। आज अगर मोहसिन नकवी वकार यूनुस पहले उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, इसकी सेंस क्या बनती है कि बांग्लादेश इज नॉट न्यू टीम एनी मोर? हाँ शायद पाकिस्तान जितनी उनके पास फतुआत ना हो, लेकिन इसकी वजह क्या होगी फिर? इकबाल साहब आप बड़े जीरक साफी हैं, बहुत सारी चीजों को समझते हैं, देखते हैं। मुझे नहीं पता उनके जहन में क्या होगा, ना मैं उनकी नीयत पे शक कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में भी बहुत मायूसी है जिस अंदाज में सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब काम कर रहे हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह काम करते रहे और सब जो है वो हाथ खड़े कर चुके हैं। और लेटेस्ट डेवलपमेंट में आपको बता रहा हूँ कि वकार यूनुस साहब जो है वो ये सोच रहे हैं कि जी इनके साथ काम करना है या नहीं करना है। जो 5 टीमों का कॉन्सेप्ट लेकर आए, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि पूरे साल आपका फर्स्ट क्लास सीजन चले, लेकिन मोहसिन रजा नकवी साहब ने जो है वो 1 सितंबर से 5 अगस्त तक आपके डोमेस्टिक क्रिकेट कैलेंडर का ऐलान कर दिया है। एक अजीब और गरीब सी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है वो खिचड़ी पकी हुई है, क्रिकेट बोर्ड के साथ कोई काम करना नहीं चाहता। यू टर्न के ऊपर जो मोहसिन नकवी साहब ने चीजों को खत्म ही कर दिया है। आपकी सिर्फ मैच टीम की कारकर्दगी की मैं बात नहीं कर रहा, आपकी खवातीन टीम की कारकर्दगी जो है वो भी डाउनफॉल का शिकार है।
इस वक्त आप देखें आपकी टीम जो है होम ग्राउंड पे वेस्ट इंडीज से हार गई थी, इंग्लैंड में जाके हार गई, अब आपने खवातीन टीम का कैप्टन ही चेंज कर दिया है। अब मसला ये है यहाँ पर कि जिस अंदाज में मोहसिन रजा नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि डंडा परेड से जो है वो क्रिकेट ठीक हो जाएगी। ऐसे नहीं हो सकता। डंडा परेड से क्रिकेट कैसे ठीक हो सकती है? इस टीम में डिवीजन हुई है, वो भी जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब है। उन्होंने वर्ल्ड T20 से पहले जो है वो कप्तान को चेंज कर दिया, शाहीन शाह अफरीदी को। शाहीन शाह अफरीदी का अलग ग्रुप बन गया, रिजवान का अलग ग्रुप बन गया, लोग कहते हैं बाबर का अलग ग्रुप बन गया। भाई ये क्रिकेट बोर्ड किस तरह चलेगा, आप मुझे बताइए, किस तरह क्रिकेट बोर्ड काम करेगा? आपने ट्राई एंड टेस्टेड अजहर महमूद को कैसे पाकिस्तान टीम दे दी है? अजहर महमूद जिनको कान पकड़ लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, नहीं भाई हमने नहीं रखना इनको। मामला यह है अहमद शहजाद साहब के बांग्लादेश के 2 टेस्ट मैचेस के बाद अक्टूबर से टूर शुरू हो जाएगा इंग्लैंड का। इंग्लैंड जब पिछली मर्तबा 1.5-2 साल पहले पाकिस्तान आया था, 3-0 इन फ्लैट विकेट्स पर पाकिस्तान को हरा के गया था। एक मिसाल दी कि पहले दिन 500 खड़े कर दिए थे। क्या करेगी पाकिस्तान टीम इतना जल्दी? कैसे हम रिवाइव कर सकते हैं अपने आप को? सर रिवाइव क्या करना है सर, आप शॉर्ट टर्म गोल की तरफ नहीं जाएंगे। आपको जो चेंजिंग रिक्वायर है वो आपको करनी पड़ेगी। आपने अगर वही सोशल मीडिया हाइप जो आपके सुपरस्टार है उनको आप दोबारा से खिलाते रहे तो वो टीम का माहौल कभी ठीक होने नहीं देंगे। वो हर कप्तान को अंडरमाइन करेंगे। फिर आपकी लीडरशिप का फुकदान है। आपने जो भी आया कि पाकिस्तान में एक लीडर नहीं आप पैदा कर सके। आपके जो करंट लीडर भी हैं उनकी अपनी एवरेज जो है ना 27 की रह गई है। तो ये तो आपका हाल है। तो आपने आगे करना क्या है? आपने एक चीज करनी है, आपने यंगस्टर को डेवलप करना है। आपने जो बड़े डिसीजन लेने थे वो आपने लेके खत्म करने हैं और आपने जो है ना अपने यंगस्टर जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनको चांस देना है। अगर आप इन प्लेयर्स के साथ भी आपकी ये परफॉर्मेंस है तो व्हाट इज स्टॉपिंग यू एक्चुअली टू ब्रिंग दोज प्लेयर्स के जो अरसा दराज से परफॉर्मेंसेस करते आ रहे हैं? अब उनका हक बनता है, अब उनका टाइम है। क्या किसी के देखे घर की टीम तो नहीं है ये सब पूरे पाकिस्तान की टीम है। और अगर आपके मेन प्लेयर 14 इनिंगों में कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर आप उनको 15वीं इनिंग भी दे रहे हैं, तो ज्यादती है उन प्लेयर्स के साथ जो पीछे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और वही लोग जो दोबारा से हमें बार बार वही चेहरे आके घूम फिर के नजर आते रहेंगे। ये कोई एक चीज है नहीं। बॉलर्स की आपकी कोई पेस नहीं नजर आई, बॉलर्स का कोई प्लान नहीं नजर आया, लीडरशिप नजर नहीं आई। आपके जो मेन बल्लेबाज थे वो आपके जो है ना पूरी तरीके से गंदे शॉट मारते हुए आउट हुए। तो इससे ज्यादा पथेटिक क्रिकेट आप खेल नहीं सकते। मेरे ख्याल से इससे लो पाकिस्तान की क्रिकेट मैंने कभी नहीं देखी। अहमद शहजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। यारा हुसैनी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक टर्म यूज किया जाता है ब्रेन फेड मोमेंट। वो मोमेंट होता है जिसमें आप कोई गलत फैसला ले लेते हैं, कोई हिमाकत कर देते हैं क्योंकि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता। लेकिन जिस तरीके के फैसले पाकिस्तान क्रिकेट में मुसलसल लिए जा रहे हैं, ऐसा लगता है ये ब्रेन फेड मोमेंट नहीं है, ये मुस्तकिल ब्रेन फेड हो चुका है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये मतलब सालों से कहावत चली आ रही है। डेनिस लिली कहते थे कि मुर्दों ये ग्रेवयार्ड है फास्ट बॉलर्स का। पाकिस्तान की जो पिचेस है वो ग्रेवयार्ड है फास्ट बॉलर्स के लिए। लेकिन फिर भी हमने ये फैसला किया कि स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ नहीं जाएंगे और फिर भी 50 ओवर हमने स्पिनर के साथ करवा लिए पार्ट टाइम। अगर इतनी ही स्पिन बॉलिंग करवानी थी तो सवाल ये है कि फिर स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ हम क्यों नहीं गए मैच में। ये कुछ ऐसे फैसले हैं जिसकी वजह से सवाल उठ रहे हैं। अब देखना है कि अगले मैच में बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान क्या करता है और फिर पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज में क्या होगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद सियासी मामला पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पिछले कुछ रोज से ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि हुकूमत जुडिशल पैकेज के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत को फिक्स करना चाहती है या फिर जो जजेस की उम्र है 65 से बढ़ा के 68 करना चाहती है। और ये भी कहा गया कि शायद कोई नया फॉर्मूला लाया जाएगा जिससे जो चीफ जस्टिस की तकर्री है उसके तरीक़ेकार को बदल दिया जाएगा। और इन अफवाहों में मजीद इजाफा उस वक्त हुआ जब 2 रोज़ पहले इमरान खान ने यह बात की कि हुकूमत इस किस्म का प्लान कर रही है। और फिर कल ये खबरें भी आना शुरू हुई कि हुकूमत ने नेशनल असेंबली और सेनेट का इजलास बुला लिया है और मुमकिन तौर पे 28 अगस्त को ज्वाइंट सेशन भी बुलाया जाएगा। और फिर ये अफवाहें गर्दिश करती रही कि उस ज्वाइंट सेशन में ये जुडिशल पैकेज जो है मंजूर करवा लिया जाएगा। लेकिन कल और परसों हमारे प्रोग्राम में हुकूमती रहनुमाओं ने यह वाजे किया कि ना हुकूमत का कोई ऐसा इरादा है, ना ही हुकूमत के पास नंबर्स हैं ये जुडिशल पैकेज को सेनेट या और कौमी असेंबली से मंजूर करवाने के लिए। इस हवाले से बैरिस्टर अकील मलिक जो कि मुशीर हैं वजीर आजम के कानून और इंसाफ पे और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारर ने क्या कहा था, पहले वो सुन लीजिए। अभी फिल वक्त तो ना किसी ने एक्सटेंशन मांगी है और ना किसी को एक्सटेंशन दी जा रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 अक्सरियत पार्लियामेंट में आपको दरकार होती है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपना सीनियरिटी प्रिंसिपल वायलेट किया है, पर ऐसी हुकूमत की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं है। कुछ और लॉ मेकिंग है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हवाले से मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि इस वीक में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से कोई ऐसा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो जॉइंट सेशन में लाई नहीं जा सकती। फिलहाल ना कोई इसमें हकीकत है, ना कोई चीज ऐसी एजेंडे के ऊपर है, ना ऑर्डर ऑफ द डे में ऐसी कोई बात फिलहाल जो है।
अब हुकूमती वुज़रा तो कह रहे हैं कि जो लेजिस्लेशन इस हफ्ते लानी है हमने नेशनल असेंबली और सेनेट में, उसका कोई ताल्लुक जुडिशल पैकेज से नहीं है, ना हमारा इरादा है, ना हमारे पास इतने नंबर्स मौजूद हैं। लेकिन अहम बात यह भी है कि सियासी जमातें भी इस पर बात कर रही हैं। 2 रोज़ पहले जो JUIF और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हुए, उसमें इस बात की डिस्कशन आई कि अगर ऐसी कोई अमेंडमेंट आती है तो उसके लिए फिर लाएमल क्या होगा। और फिर कल ये खबर भी सामने आई कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब खुद मिलने गए मौलाना फजल रहमान साहब से, और जराए ये बताते हैं कि वहाँ पे इस अमेंडमेंट के हवाले से बात हुई है, जिस पर मुबैना तौर पे या फिर जराए ये बताते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने फिलहाल कहा है कि हुकूमत की किसी अमेंडमेंट को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी लेंगे, हसन मुर्तज़ा उसके लिए हमारे साथ हैं, और इसके अलावा JUIF के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कामरान मुर्तज़ा साहब, पहले आप फरमाइएगा, क्योंकि PTI और JUIF के दरमियान इस पर बात भी हुई थी अमेंडमेंट के हवाले से, और आप लोगों ने एक कमेटी भी बनाई गई है जो कि लाएमल पे बात करेगी अगर ऐसी कोई अमेंडमेंट आती है। अब हुकूमत तो कह रही है कि हम कोई इरादा नहीं लगता ऐसी अमेंडमेंट लाने का, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि हुकूमत आखिर वक्त पे कुछ करेगी और कोई ऐसी अमेंडमेंट आ सकती है? देखिए, अफवाहें इस हवाले से मौजूद हैं, और अब अफवाह तो अफवाह होती है, दुरुस्त भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, और मेरा ख्याल है कि ये जानबूझ के फीलर छोड़ा गया है ताकि लोगों की इस हवाले से राय आ जाए। मगर अब तक वो 2-3 जो है ना इस मामले में 2-3 बातें की जा रही हैं, उसमें भी कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो जब तक कोई चीज़ सामने ना आए उस वक्त तक कुछ नहीं कह सकते। कल का एजेंडा जो नेशनल असेंबली का है उसमें इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट के हवाले से तो कोई अमेंडमेंट उन्होंने शामिल की है, सिंपल लेजिस्लेशन है। सेनेट का इजलास तो मंगल को बुलाया गया है, तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर हम कह सकें कि कोई ऐसी काबिल एतराज़ बात है। कहा जा रहा है कि दिन हम पूरे करने के लिए जो है ना इजलास को बुलवा रहे हैं, अभी तक ऐसी बात भी नहीं है कि हम उनकी बात पे बिलीव क्यों ना करें। तो दोनों बातें हो सकती हैं मुमकिन तौर पे, मगर मुमकिन तौर पे नहीं भी हो सकती। लेकिन कानूनी तौर पे आपको लगता है ये अमेंडमेंट मुश्किल है? इतने नंबर्स तो इस वक्त हुकूमत के पास है नहीं, खासतौर पे जो रिजर्व सीट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के बाद आया। तो फिर वजह क्या है कि इस हद तक क्या सराई बढ़ रही है कि सियासी जमातें भी सर जोड़ के बैठी हुई हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि वाटर टेस्टिंग है गवर्नमेंट के पार्ट पे, वो उनकी कुछ चाहते ज़रूर हैं, ऐसी उनकी ख्वाहिशात आप कह लीजिए, चाहते कह लीजिए ज़रूर हैं, मगर उनके पास नंबर भी पूरे नहीं हैं। तो वो वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं, और इस वाटर टेस्टिंग के हवाले से अभी इसको वाटर टेस्टिंग ही समझा जाए, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और कल जब जरदारी साहब की मुलाकात हुई सदर पाकिस्तान की, तो उस वक्त फजल रहमान साहब से इस अमेंडमेंट के हवाले से बात हुई, क्या सपोर्ट मांगी गई है इस पर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक समाजी मुलाकात आप समझ लीजिए। वो आए थे और बस इसको सिर्फ समाजी हवाले से लीजिए। सियासी गपशप जाहिर है, तो पॉलिटिकल साइड पे तो लीडर्स जब बैठते हैं तो सियासी बातें भी होती है, मगर ऐसी कोई और ऐसी बात नहीं है कि जिस पे जो नाम कह सके कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे जो है ना कोई हमायत मांगी हो। लेकिन इस मौके पे जब सेशन बुलाए गए हैं हुकूमत की जानिब से और सदर पाकिस्तान खुद चल के गए हैं फजल रहमान साहब से मिलने के लिए, तो फिर इस बात को इसीलिए जोड़ा जा रहा था ना कि शायद इस मुलाकात की अहमियत इस वजह से नहीं, मुलाकात वैसे जरदारी साहब आए हैं, चल के आए हैं, काइंड टू हिम कि वो सदर होते हुए भी आए हैं, और पुराना ताल्लुक भी जो है मौलाना साहब का जरदारी साहब का रहा है, अब भी है यकीनन। मगर कोई अमेंडमेंट्स की बात, कोई ऐसी हमायत अमेंडमेंट्स के हवाले से नहीं मानी। और कामरान साहब, PTI से आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है कि इस किस्म की अगर कोई अमेंडमेंट आती है कोई जुडिशल पैकेज एक्सटेंशन के हवाले से, तो आप PTI के साथ खड़े रहेंगे, यानी कि ऑपोजिशन के साथ खड़ी रहेगी JUIF और अपोज करेगी इसको? क्योंकि आपके नंबर्स सेनेट में और कौमी असेंबली में अगर हुकूमत को तो उनके लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा। नंबर फिर भी उनके पूरे नहीं होंगे, लेकिन काम थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, हम और PTI दोनों अपोजिशन का हिस्सा हैं, मगर हम इशू टू इशू बात करेंगे, और जब कोई अमेंडमेंट्स आ जाएंगी या कोई अमेंडमेंट सिंगल आती है या एक से ज़ायद आती है, तो फिर इस हवाले से हम बैठ के हम और PTI अपना मौक़िफ़ बनाएंगे, अपनी लीडरशिप की इजाज़त से फिर इस मामले में आगे बढ़ेंगे। अब सिर्फ इस मफरूज़े की बुनियाद पे कोई अमेंडमेंट आएगी, उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उसमें पहले जो है ना मुमकिन है वो अच्छी अमेंडमेंट्स हो, मुमकिन है ख़राब अमेंडमेंट्स हो। अगर ख़राब हो, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का हुदिया बिगड़ रहा हो, तो हम उसको अपोज करेंगे। अगर कोई हुदिया बेहतर बनाने की बात है, फर्ज कर दीजिए कि सूबों की खुद मुख्तारी में इजाफा करना है, तो हम उसको सपोर्ट देंगे। सही, मतलब आप कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन का हुलिया बेहतर हो सकता है तो आप सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वैसे तो आप कहते हैं कि इस हुकूमत को मानते ही नहीं है। नहीं, हुकूमत को हम यकीनन नहीं मानते, मगर पार्लियामान में चूंकि हम बैठे हुए हैं, पार्लियामान का इस वक्त भी हिस्सा है, ना मानते हुए भी, अपनी रिजर्वेशंस रखते हुए भी हम जो है ना पार्लियामान का हिस्सा है,
मगर हम कोई सपोर्ट की इस वक्त बात नहीं कर रहे, मगर हम खामखा अपोज करने की भी बात नहीं कर रहे। सही है। हम देखेंगे कि क्या चीज आती है, फिर उसके साथ जो है ना पीटीआई के साथ मिल के बात करके हम आपस में सही दोनों है। आपस में हसन मुर्तजा साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था, अब राब्ता दोबारा कायम हो गया। हसन साहब, एक तो आप लोगों की आज मुलाकात हुई है नून लीग के वफ्द से, उस पर भी मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन पहले ज़रा बताइएगा कि कल सदर ज़रदारी साहब भी गए फजल रहमान साहब से मुलाकात करने के हवाले की, और इस हवाले से खबरें आ रही थी कि शायद अमेंडमेंट आने वाली है, उसकी सपोर्ट मांगने गए हैं। पीपल्स पार्टी के रैंक्स में अब तक इस बात पे कोई डिस्कशन हुई है, कोई जुडिशल पैकेज आ सकता है, और अगर आएगा तो क्या पोजीशन होगी पीपल्स पार्टी के हवाले से? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का मौलाना साहब से जाके मिलने का, तो उसकी बुनियाद पे अगर ये तासुर कायम किया जा रहा है या कोई चाह रहा है कि ये तासुर कायम हो, तो मेरा ख्याल है वो गलत है। मौलाना साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं और हम इत्तेहादी भी एक दूसरे के रहे हैं, और वो इंतहाई एक ज़ीरक सियासतदान है और जरदारी साहब से उनका बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है। तो उनका आना जाना मेरा ख्याल है वो किसी भी मफाद के बिना पे नहीं है, वो एक दूसरे का एहतराम करते हैं, और जरदारी साहब भी जो है वो बड़ा वज़ादारी के साथ लोगों को मिलते हैं, अपने ताल्लुकात वो कभी किसी से ख़राब नहीं करते या वो चीज़ें नहीं है। तो ये तासुर मेरा ख्याल है उस मुलाकात से हमें हरगिज़ नहीं लेना चाहिए। और फिर जरदारी साहब एक ऐसी पोजीशन में बैठे हैं जहाँ पे वो सारे सियासतदानों को मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, बेहतरी के लिए वो अपना किरदार आप कह अदा रहे हैं कि कर इस सकते हैं। मुलाकात में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वैसे पीपल्स पार्टी के रैंक्स में ये बात हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है आप इत्तेहादी भी हैं, आप कैबिनेट में नहीं है, वफाकी कैबिनेट में, लेकिन इत्तेहादी हैं, तो क्या कोई बात हुई है कि अगर ऐसा कोई मूव है आपसे डिस्कस किया गया है, अगर होता है तो फिर क्या करेगी पीपल्स पार्टी? नहीं, अभी तक ऐसा कोई मूव नहीं है, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ये बात डिबेट कोई हो रही है कि ये होगा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी सिरे से उसका वजूद ही नहीं है। और फिर ये जब मेरे ख्याल है पीएमएलएन ऐसा कोई कदम उठाएगी तो वो इतना बड़ा इक़दाम मेरा तो नहीं ख्याल कि किसी भी मशवरे के बगैर वो करेंगे। वो यकीनन एतमाद लेंगे, पहले उनकी ये रिवायत तो नहीं है, लेकिन शायद ये काफी बड़ा कदम है, इसके लिए वो एतमाद पे भी लेंगे, और जब लेंगे कोई बात चलेगी तो फिर ही इस पे बहस की जा सकती है। पहले तो मेरा ख्याल आपने कहा कि ऐसी रिवायत तो नहीं है कि नून लीग आपसे पहले मशवरा करे, और पंजाब के हवाले से भी यही मामलात हैं। आप लोग कह रहे हैं कि जो मुआहिदा हुआ था उस पर अमल दरामद हो, आज इत्तेफाक हो गया है, तमाम जो इशूज थे रिजॉल्व हो गए, और एग्जैक्टली मोटी मोटी वो क्या बात थी जिस पर पीपल्स पार्टी को एतराज था? यकीनन जी, वो मुलाकात जो है बड़ी अच्छी रही, बड़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई उसमें, और काफ़ी सारी चीज़ों पे इत्तफाक हुआ, जिसमें सबसे अहम चीज़ तो ये थी कि जो एक परसेप्शन कायम की हुई थी, या कुछ ऐसे दोस्त हमारे थे जो ये नहीं चाहते थे कि ये इत्तेहाद आगे चले, उनकी जो अफवाहें थी वो तो उम्मीद है दम तोड़ जाएंगी, कि जो कहते थे कि पीपल्स पार्टी जो है वो पावर शेयरिंग में वजारतें मांग रही है, पीपल्स पार्टी अपने डीपीओज डीसी लगवाना चाहती है, ऐसा बिल्कुल कोई ना पीपल्स पार्टी की डिमांड थी और ना ही उनकी तरफ से कोई ऐसी बात थी। वो इंशाल्लाह ताला हमारी ये तो अगर आप लोग, क्योंकि कुछ अर्से पहले आपने कहा था बजट के बाद पीपल्स पार्टी मिनिस्ट्रीज ले लेगी, पंजाब कैबिनेट में आ जाएगी, ऐसा हुआ नहीं, क्या इस बात का इरादा है? और आप कह रहे हैं कि ये नहीं है तो फिर डीसी और अपने अपॉइंटमेंट्स करवाना भी मकसद नहीं है, तो फिर फंड्स क्या मामला है? वरना इशू क्या है? किस ऐसे इशू पे पंजाब के आप समझते हैं कि पहले पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, और पीपल्स पार्टी से जो पावर शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ था उस पर अमल नहीं हो रहा है? देखिए, पावर शेयरिंग कोई डीपीओ या डीसी लगवा के पावर शेयरिंग नहीं होती, ना ही पीपल्स पार्टी इस चीज की कायल है, या पीपल्स पार्टी की जो सियासत है वो कभी भी डीसी या डीपीओ पे नहीं रही। सर वजारतें चाहिए फिर करती, मेरी अर्ज सुन लें जी। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो यही चाहती है, जो अभी आपने जो मैंने अर्ज की कि उनकी रिवायत तो ये नहीं रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर हम हुकूमत का हिस्सा नहीं भी तो हमारे से ये हुकूमत तो खड़ी है, और अगर इसके गलत फैसलों के कल को असरात आएंगे तो वो पीपल्स पार्टी पे भी आएंगे। तो हम नहीं चाहते कि कोई मनफी असरात का सामना हमें करना पड़े, हमारे साथ बैठ के वो चीज़ें डिसाइड करें, तय करें, फिर हमें एतमाद में लें, फिर नुकसान भी हो तो पीपल्स पार्टी बर्दाश्त करेगी। लेकिन अगर किसी गुनाह में हम शरीके गुनाह भी ना हो और उसकी सजा भी भुगते, वो मुनासिब नहीं है। जिस तरह यही बिजली का फैसला जिसको आज कहा जा रहा है कि ये बड़ी
बड़ा अहम रिलीफ है। और ये पंजाब की अवाम के साथ जो इतना बड़ा धोखा और फ्रॉड किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये शॉर्ट टर्म है। इसी पैसे से ये 50-60 अरब रुपया जो हमने 2 महीने के लिए जाया करना है, इससे अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करते, इससे अगर हम लाइन लॉसेस में कमी ला सकते, तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा रिलीफ ये 14 रुपए से भी ज्यादा। वक्त कम रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तजा साहब, कामरान मोनू हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद पिछले कुछ अरसे से जो मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही होती हैं, उन अफवाहों को किस तरीके से हकायक बना के पेश किया जाता है, उससे क्या मकसद हासिल किया जाता है, इस पर तफसील से बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तानी सियासत और सहाफत एक तवील अरसे से गोल दायरे के गिर्द चक्कर काट रही है, जो सिर्फ अफसोसनाक ही नहीं बल्कि तशवीशनाक भी है। मुल्क में हर कुछ अरसे बाद सियासी मामलात और आने वाले वाकयात को लेकर क़यासराइयों और अफवाहों का बाजार गर्म होता है। ऐसी अफवाहों को एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यानी कि हकीकत के तौर पर बयान करने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो अमली और आईनी तौर पर होना मुमकिन नजर नहीं आते। कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आती कि यह अफवाह या क़यासराई किस तरह हकीकत का रूप धारेगी, किस तरह इस पर अमल होगा। मगर इन मामलात को मेरिट पर जांचने या तनकीदी जायजा लेने के बजाय मुख्तलिफ ज़राए और सोर्सेज के हवालों के जरिए इन क़यासराइयों और झूठी अफवाहों को हकायक बनाकर पेश करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और इन अफवाहों की फौरी तरदीद करके मामले को दफन करने के बजाय कन्फ्यूजन का माहौल बरकरार रखा जाता है, ताकि मुखालफिन पर खौफ और दबाव बढ़ाया जा सके। फीलर छोड़े जाते हैं ताकि पल्स चेक करके हालात का अंदाज़ा लगाया जा सके, और फिर जिन से अहम कौमी मामलात पर मुखालफत का अंदेशा हो, उन्हें मजबूर किया जाता है कि अगर उन्होंने साथ ना दिया तो इसके संगीन नताइज होंगे। इस हवाले से पिछले 1-2 साल में पेश आने वाले वाकयात से जुड़ी अफवाहों की कुछ मिसालें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले पीडीएम हुकूमत में इन क़यासराइयों का सिलसिला शुरू हुआ कि हुकूमत मुल्क में इमरजेंसी लगाकर कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होने के बाद 1 साल की तोसी ले लेगी और मुल्क में फौरी इलेक्शन का कोई चांस नहीं है। अब ये एक ऐसा झूठ और अफवाह थी जिसकी कोई ठोस बुनियाद नहीं थी, मगर इसके बावजूद नामवर लोगों ने इस पर बहस शुरू कर दी। ज़राए के हवालों से खबरें भी दी गई और इस बात पर गौर किए बगैर कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी या नहीं, आइन इसकी इजाज़त देता भी है या नहीं, इन क़यासराइयों को मेन स्ट्रीम पर डिस्कस करने का सिलसिला शुरू हो गया और इससे झूठी अफवाह को हकीकत के तौर पर पेश किया जाने लगा। और ये उस वक्त तक जारी रहा जब तक पीडीएम हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर खुद इसकी तरदीद नहीं की या पीडीएम हुकूमत का आखिरी दिन करीब नहीं आ गया। और इस सब का मकसद सिर्फ ये था कि कुछ जमातों और मीडिया को बिलवास्ता ये पैगाम दिया जाए कि अगर कोई ये समझता है कि मुल्क में आइन के मुताबिक हुकूमत अपने मुकर्रर वक्त पर इक़्तिदार छोड़ देगी और नए इलेक्शन के बाद किसी मकबूल जमात की हुकूमत कायम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। मगर फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ये अफवाह दुरुस्त साबित हुई और ना मुल्क में किसी किस्म की इमरजेंसी लगी। इसके अलावा पीडीएम हुकूमत जाने के बाद मुल्क में निगरां हुकूमत कायम हुई और फिर इन क़यासराइयों और अफवाहों का बाजार गर्म हुआ कि निगरां हुकूमत 2 साल तक कायम रहेगी। इस मामले को भी एक हकीकत के तौर पे पेश किया गया। कहा गया कि ये फैसला अटल है, मगर उस वक्त भी ये सवाल हुआ कि ये मामला अमली तौर पे मुमकिन कैसे होगा। आइन की ऐसी है जो निगरां हुकूमत को 2 साल तक खींचने का जवाब फराहम करती है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि निगरां हुकूमतें 3 माह से ज्यादा अरसे के लिए कायम रही, मगर उसके लिए भी मुख्तलिफ कानूनी लकूनों को जवाब बनाना पड़ा, जैसे मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों में ताखीर को निगरां हुकूमत की तवालत की वजह करार दिया गया। लेकिन फिर इसके बाद 6 माह के अंदर मुल्क में नए इलेक्शन हो गए, निगरां हुकूमतों का खात्मा हुआ और शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाल लिया। इसी तरह कुछ अर्से पहले आर्मी चीफ की तकर्रुरी से पहले जब सियासी दर्जा हरारत में इजाफा हुआ तो मुल्क में मार्शल लॉ लगने की क़यासराइयों ने जोर पकड़ लिया। इन क़यासराइयों में उस वक्त उस हद तक इजाफा हो चुका था कि मुतअद्दिद नून लीगी रहनुमा ने खुद बाद में इस बात का एतराफ़ किया कि हुकूमत को दबाव में लाने के लिए मार्शल लॉ लगाने की धमकियां दी गई। मगर सबके बावजूद ऐसा कुछ नहीं हुआ और इन अफवाहों की वजह भी इसके सिवा और कुछ नहीं थी कि मुंतखब हुकूमत को अहम फैसले से पहले बिलावास्ता तौर पर दबाव में लिया जा सके। फिर कुछ अर्सा पहले जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत सामने आया और मुख्तलिफ अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हुआ और अदलिया सियासी जमात और इदारों के दरमियान मुखासमत बढ़ने की वजह से सियासी दर्जा हरारत में इजाफा हुआ, तो इस दौरान भी ये चमागोइयाँ शुरू हुई कि अगर हालात ज़्यादा बिगड़े तो मुल्क में एमरजेंसी के नफाज को रोकना मुश्किल हो जाएगा। और तशवीशनाक तौर पर यह क़यासराइयों को भी हकीकत के तौर पर पेश किया गया और इस ऑप्शन को ऐसे संजीदा ऑप्शन के तौर पर पेश किया गया जैसे मुल्क में एक बटन दबाते ही इमरजेंसी नाफिज हो जाएगी। ये सोचे बगैर कि मुल्क में उस वक्त वो सूरत हाल ही नहीं थी जिस पर आइन पाकिस्तान इमरजेंसी लगाने का जवाब फराहम करता है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 232 के मुताबिक इमरजेंसी 2 ही वजूहात की बुनियाद पर लगाई जा सकती है। पहली ये कि अगर मुल्क में किसी बैरूनी ताकत ने हमला कर दिया हो या जंग की सूरत हाल हो, और दूसरा ये कि मुल्क में इमरजेंसी उस वक्त लगाई जा सकती है जब मुल्क में अंदरूनी तौर पर हालात ऐसे हों जो सूबाई हुकूमतों के कंट्रोल से बाहर हों।
इसी आर्टिकल में यह भी लिखा गया है कि अगर अंदरूनी तौर पर खराब हालात की वजह से इमरजेंसी नाफिज की जाए तो इसकी मंजूरी सूबाई असेंबलियां देगी। सदर मुमलिकत भी इमरजेंसी नाफिज करने का कह सकते हैं, लेकिन उस सूरत में इमरजेंसी के मामले को पार्लियामान के दोनों ऐवानों के सामने पेश किया जाएगा, जिन्होंने 10 रोज के अंदर इसकी मंजूरी देनी होगी। इन तमाम आईनी और कानूनी रुकावटों के बावजूद इमरजेंसी के निफाज की अफवाहें जारी रही, मगर पिछले कई वाकयात की तरह इन क्यासराइयों पर भी अमल तो ना हो सका, मगर मकसद वही सामने आया कि कुछ हलकों को यह पैगाम दिया जाए कि अगर कोई अहम कौमी और सियासी मामले में रुकावटें खड़ी करेगा तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। और अब तशवीशनाक बात यह है कि बिल्कुल यही मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मामले पर भी सामने आ रहा है। यानी कि पार्लियामेंट में हुकूमती नंबर्स को देखते हुए और मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद यह बात तय थी कि हुकूमत के पास आईनी तरामीम के लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत नहीं है, लेकिन हैरान कुन तौर पर इस मामले को भी मैटर ऑफ फैक्ट यानी कि हकीकत के तौर पर बयान किया गया। कहा जाता रहा कि आईनी तरमीम तो हर सूरत में होगी, जुडिशल पैकेज के जरिए जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होकर रहेगी। कहा गया कि मुश्तरका इजलास से आईनी तरमीम को मंजूर करा लिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान के फ्लोर क्रॉसिंग की भी दावे किए गए, जबकि हकीकत यह है कि ना मुश्तरका इजलास में आईनी तरमीम मंजूर की जा सकती है और ना ही आईनी तरमीम में आईनी फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त है। मगर फिर भी ये अफवाहें फैलती रही और हुकूमत ने भी फौरी और वाज़ेह तरदीद के बजाय दानिस्ता तौर पर चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन की क्यासारियों को फैलने दिया। और आखिरकार हमारे प्रोग्राम में, हमारे पिछले 2 प्रोग्राम्स में 2 हुकूमती रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने इन क्यासराइयों की वाज़ेह तरदीद कर दी। अगर हुकूमत इस किस्म की वाज़ेह तरदीद पहले कर देती तो शायद क्यासराइयाँ इस हद तक आगे ना बढ़ती, मगर चूंकि बजाय मकसद कुछ अफराद और मखसूस इदारों को पैगाम देना था, दबाव बढ़ाना था, इसलिए फौरी वजाहत के बजाय कन्फ्यूजन का माहौल बरकरार रखा गया। मगर अब हुकूमत ने बिल आखिर वाज़ेह कर दिया है कि उसके पास आईनी तरमीम के लिए ना नंबर्स मौजूद हैं और ना ही उनका कोई ऐसा इरादा है। इसलिए अब चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन 2 ही सूरतों में मिल सकती है। पहली है कि या तो हुकूमत किसी तरह अपने नंबर्स असेंबली में पूरे कर ले, या फिर दूसरा रास्ता यही है कि कोई गैर आईनी तरीका अपनाया जाए। जैसा कि 2 साल पहले 2 सूबों में अलहदा इंतखाबात का मामला सामने आया था कि जब 3 माह के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का करवाना लाजिम था, मगर हुकूमत और इदारों ने यह आईनी जवाब दिया कि आइन शफाफ इलेक्शन लाजिम करार देता है और 2 सूबों में अलग इलेक्शन से इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे। इसलिए इलेक्शन 1 साल तक ताखीर का शिकार करके निगरां हुकूमतें मुकर्रर वक्त से ज़्यादा कायम रखी गई। इसलिए अब इस पूरे मामले में हमारे लिए सबक है कि पिछले कुछ अरसे से झूठी अफवाहों को हकायक बनाकर पेश करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसे रोकने में सब अपना किरदार अदा करें। प्रोग्राम में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।